पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उसी क्रम में हम आगे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अंदर हम आगे की जब बात कर रहे हैं तो आगे की बात करते समय हमारे पास एक सवाल आएगा कि हमें H माइनस, ठीक है, हीलियम, इन सब का जेड इफेक्ट निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, अब जब इन सब का जेड इफेक्ट निकालने के लिए बोलेगा तो एक अलग रूल होता है, और वो रूल ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ओनली 1s2 में है, किसमें? ओनली 1s2, 1s2, ये ओनली 1s2 में है, अगर ओनली 1s2 में है अगर, तो फिर आपको कंट्रीब्यूट करता है वो 0.30, 0.35 नहीं है। अब एक मिनट याद फिर से सुनो, ओनली 1s2, जैसे मैंने कहा हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 1s2 स्टॉप हो गया, इसके आगे नहीं जा रहा। लेकिन अगर यहीं पर लिथियम होता 1s2 2s1 तो आगे चला गया। अब ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन ये अब 0.85 करेगा अब, क्योंकि ये n-1 हो गया, ये इसके अंदर वाला n-1 हो गया। और अगर सिर्फ 1s2 है, ओनली 1s2, देखो फिर से कह रहा हूं कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें और इसमें कंफ्यूजन आएगा। आपको ये कह रहा है 1s2 है, ये आप सोचोगे 1s2 का तो सर ने बताया था 0.30, नहीं ये 1s2 नहीं है, ये तो इसके बाद इसके पहले वाला हो गया। तो पुराने रूल के हिसाब से ये n-1 सिचुएशन हो गई, n-1 का कॉन्ट्रीब्यूशन बताया था 0.85। यहां देखोगे तो ये ओनली अकेला है, सिर्फ अकेला ही, सिर्फ NS2, इसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं है, तो फिर कंट्रीब्यूशन होता है 0.30, यानी कि यहां कंट्रीब्यूशन होगा 0.301। ठीक है, तो यानी कि जब जेड इफेक्ट ऑफ हीलियम की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर है हीलियम का 2, तो यहां आएगा 2 - 30 आएगा तो कितना आएगा ये 1.7, ये हीलियम का जेड इफेक्टिव आएगा। ठीक है, H माइनस का तो 1 है ही सही, आया ना, बोलो। अब H माइनस की बात करो, या इसकी जगह अपन एक काम करते हैं Li प्लस ले लेते हैं। अब अगर Li प्लस ले लिया तो ये हट जाएगा, Li प्लस लिया ये हटेगा, ये अगर हट गया तो क्या बचा, ये फिर से ये वन सिचुएशन हो गई ना Li प्लस की। तो अब Li प्लस में तो ओनली 1s2 हो गया, तो सिग्मा निकालेंगे तो 0.30 इंटू कितना आएगा 1, तो जेड इफेक्ट निकालना होगा अगर आप, तो एटॉमिक नंबर है 3 माइनस ये करेंगे तो 2.70 आ जाएगा। अगर आपसे यहां पर बेरिलियम प्लस 2 बोल दे, बेरिलियम प्लस 2 बोल दे तो फिर से वही है 1s2 हो गया। बेरिलियम प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ 1s2, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2 2s2 होता है, तो 2s2 1s2 2s2 में से तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपन ने, तो सिर्फ बचा ओनली 1s2 ये, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 0.31, आया ना। तो फिर से आप देखो कि जेड इफेक्ट निकालेंगे अगर अपन, तो 4 माइनस 0.3 करना पड़ेगा। इस तरह से आपको निकालना है 1s2 अगर इलेक्ट्रॉन है तो, 1s2 के अलावा ना हो। क्या बोला जल्दी बताओ, 1s2 के अलावा ना हो, इसको नोट कर लो। क्लियर, आया ना, सिंपल है, बोलो क्लियर सबको। अब देखो आगे, यहां पर अगर हम बात कर रहे थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके पास आ गया कंप्लीट। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमने कल एक होमवर्क दिया था आपको, और वो होमवर्क ये था कि एनसीईआरटी के अंदर से जो पीरियोडिक टेबल होगी, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, और जो एक्सेप्शंस थे वो आपको नोट करने थे। और मैंने कहा था कि उनमें से सवाल आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसे मैं कुछ बता रहा हूं आपको, जैसे स्कैंडियम,
अब देखो इनमें से कुछ के तो आपने जो है वो पढ़े थे एक्सेप्शंस, देखना जरा। जैसे एक तो सबसे पहले पढ़ा था ये वाला, और एक ये वाला, सबसे फर्स्ट तो ये पढ़े थे अपन ने, ठीक है। तो जब ये वाला होगा तो इसके अंदर सारे आएंगे, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये गोले लगा रहा हूं मैं जो एक्सेप्शन है, जिनके कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे और उनको याद करेंगे एनसीईआरटी में से, ठीक है। हाँ या ना? ये भी एक्सेप्शन था, ये वाला मैंने करा दिए थे दोनों, ठीक है। उसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका और इसका, ये भी आपके पास गड़बड़ था, याद आया? प्लेटिनम का भी गड़बड़ है, ठीक है। ये आपके पास कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी एक दो और हैं, जरा सोचो और बताओ फटाफट कौन है, जल्दी। हो गया? तो देखो आप, ये मोलिब्डेनम भी था, और जो एफ ब्लॉक है उनके अंदर आपको याद रखना है एक तो गैडोलिनियम का, ठीक है, एक आपका थोरियम का, और एक आपका यूरेनियम का, ठीक है। इनके आपको कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने हैं, एग्जाम में आएंगे, मैं जरूर दूंगा एक सवाल इसमें से कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो। तो जब इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए आएगा तो आपसे फंस जाओगे आप। कॉन्फ़िगरेशन अगर गलत निकला तो फिर आपका आंसर भी गलत आएगा। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने? कॉन्फ़िगरेशन अगर गलत लिखा तो फिर उसका आंसर भी आपका गलत आएगा, ठीक है। तो ये आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए जो आपके एक्सेप्शंस थे और जो आपको लर्न करने हैं। ये एफ ब्लॉक वाले हो गए, ठीक है, ये डी ब्लॉक वाले हो गए। क्लियर सबको? ये गोले लगा दिए मैंने जिनको आपको लर्न करना है घर पे। क्लियर? क्लियर हो गया? अब इधर देखो, अब हम बात करते हैं यहां पर, आपसे जब बात की थी तो मैंने कहा था पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक में एक सवाल आएगा आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एक्स एलिमेंट विच हैज 1.73 वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। आपसे बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स एलिमेंट विच हैज 1.73, ठीक है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब इसका जो आंसर है वो आपका क्या आएगा, निकालो, सॉल्व करो, चलो ट्राई करो फटाफट। हुआ? करो। चलो, अब आपने सॉल्व किया होगा इसको, पर मुझे नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, अगर म्यू की वैल्यू 1.73 है, 2.80, 3.87, 4.90, 5.92, 6.92, अगर इस तरह से कोई भी वैल्यू आ जाए तो इसके लिए बहुत आसान आपके लिए की पॉइंट दे रहा हूं, वो की पॉइंट लगाएंगे, आंसर पाएंगे और जल्दी से हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है यही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप देखो 1.73 है, इसका मतलब फिक्स है कि उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। अगर 2.80 है तो फिक्स हो गया कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। 3.87 है तो फिक्स हो गया कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3। 4.90 है तो फिक्स हो गया कितने, 4। 5.92 है तो कितना हो गया, 5। 6.92 है तो क्या हो गया, 6। अभी भी नहीं आया समझ में? जो वैल्यू आगे लिखी हुई है वही आपको बोलनी है। क्लियर? चलो अब अगला सवाल देखो। Find the number of unpaired electron in X element which has 5.00 value of magnetic moment.
चलो इसके अंदर बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ट्राई करो। निकाल लिया। अब देखो, अब कई बच्चों के अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा 4, क्योंकि अभी मैंने कहा था 4.90 अगर होता है तो वो राउंड फिगर में 5 हो जाता है, ऐसा सोचा। किस किसने सोचा, चलो हाथ खड़ा करो। हाँ अच्छा, वैसे मुझे कैमरे से दिख नहीं रहा पर मैं अज्यूम कर पा हूं कि कई बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, ठीक है। तो जिन्होंने भी ऐसा किया है उनका गलत है। आपको यहां पर कोई राउंड फिगर नहीं लेना है, कोई राउंड फिगर नहीं लेना, आपको ये फर्स्ट लेटर देखना है, फर्स्ट लेटर जो दिया गया है वही वैल्यू आपको माननी है, ठीक है। क्यों माननी है मैं आगे थोड़ा डिटेल में बाद में बता पाऊंगा, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ क्वेश्चंस के लिए मैं बता रहा हूं आपको ये, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअल में दो तरह से निकाला जाता है। एक होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन से निकलता है, और एक होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। जब इन दोनों का सम करते हैं तब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आता है। तो ये कैलकुलेशन आपके बस की नहीं है, आपको सिर्फ मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट लेटर ही अनपेड इलेक्ट्रॉन को बताएगा, ठीक है। आप राउंड फिगर नहीं करेंगे कि 4.90 को 5 लिखते हैं इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, नहीं। आपको फर्स्ट दिखा, फर्स्ट लेटर 5 दिखा, तो आंसर आपको क्या बोलना है, बोलो 5। क्लियर सबको, बोलो आया ना। प्रैक्टिस सेशन चल रहा है थोड़ा सा, ताकि आप और स्ट्रांग हो जाएं, ठीक है। ये सवालों को टेंशन मत लेना, अगर नहीं बन रहे तो आप इसकी टेंशन मत लो, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। इस प्रैक्टिस सेशन से आपका जो थ्योरी होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम। वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है जो 1.73 वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट रखती हो, यानी कि उस आयन, मतलब ऑक्सीडेशन, अब यार ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब समझते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने Na पर 1+ लगाया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 1। अब ऐसे वेनेडियम की बात हो रही है, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23, वो कह रहा है कि यहां कितना प्लस आए वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी। यहां कितना प्लस आए कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 हो जाए। तो 1.73 मैग्नेटिक मोमेंट हो जाए, इसके लिए इस पे कितना प्लस आए ये निकालना है। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है अपने एटम का। कभी भी सवाल आ जाए आप तो कुछ मत करो, अपने एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख दो बेचारे का, ठीक है। वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर क्या आएगा बताओ, 4s2, 3d3। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर निकालना होता है तो अपन कहां से निकालते हैं बताओ, हमेशा पहले s में से निकालते हैं। सपोज मैंने s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2+ आ जाएगा, लेकिन 2+ आते ही ध्यान से सुनना, 4s में से निकाले तो यहाँ 2+ आएगा, 2+ आएंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पे देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हुए तो फिर वैल्यू 3.87 आएगी। तो यानी कि 3 तो नहीं हो सकती ऑक्सीडेशन, +2 तो नहीं हो सकती ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिमाग लगाओ, मुझे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन करने, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन करने के लिए इनमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 2 तो यहां से पहले निकालो, 2 तो इलेक्ट्रॉन यहां से पहले निकाल दिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने के बाद अब अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन और निकालू, 2 और निकालू, 2 और निकालूंगा तो यहां कितना आएगा, +4 आएगा, तब यहां जाकर कितना आएगा 3d1, और 3d1 आएगा तब जाकर के क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा 1.73।
तो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, आंसर बताओ 4। ये इंटीजर सवाल होते हैं, ऐसे कर लेंगे, आंसर 4 आएगा। ऐसे सवाल भी आएंगे आपके पास। तो इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस आप अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या कुछ ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो गया तो भी करना है, अच्छा नहीं लग रहा तो भी करना है, अच्छा लग रहा है तो भी करना है, कुल मिला के करना है। और करना है तो करना है, करना है तो करना है। क्यों? यही आईटी है। क्लियर सबको? तो इस तरह के सवाल भी अब आप कर लेंगे, हाँ या ना? बोलो, सिंपल है, क्लियर है, कुछ कुछ समझ में तो आ रहा होगा। अब एक सवाल आता है, चलो ये सवाल मैं शीट में दे दूंगा आपको, शीट में करना ताकि आप प्रैक्टिस करो और पता लगना चाहिए कि कितना आया, ठीक है? तो ये सवाल आपके पास होगा एक तरह से कंप्लीट, ठीक है ना? और अब आप आसानी से अपना जो है वो क्या कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस। जनरल केमिस्ट्री आपकी खत्म हो गई। अब जनरल केमिस्ट्री की जब बात खत्म हुई है तो ध्यान से सुन लो, जनरल केमिस्ट्री की मैं अभी डीपीपी सारी अपलोड करूंगा और शीट अपलोड कर दूंगा, ठीक है? उस शीट को आपको सॉल्व करना है। क्या बोला मैंने? जनरल केमिस्ट्री की सारी थ्योरी, मतलब सॉरी शीट और डीपीपी अपलोड हो जाएगी, उसका होमवर्क है आपको ट्राई करना है। सबसे पहले डीपीपी सॉल्व करनी है, ठीक है? ये आपका होमवर्क अब शुरू होना शुरू हो गया। अभी तक आपके थोड़े से सुहाने दिन चल रहे थे। सुहाने दिन का मतलब होता है रिलैक्सेशन पीरियड, लेकिन 11th क्लास में स्टार्टिंग थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है, बाद में धीरे धीरे बढ़ जाती है। सवालों का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, तो मज़ा आना शुरू अब होगा जो पढ़ने के इच्छुक थे, ठीक है? तो बिल्कुल रिलैक्स ना हो, अब पढ़ाई शुरू करेंगे अपन, ठीक है? अगला लेसन अब आपका चालू हो गया आज। कौन सा? बोलो। पीरियोडिक टेबल। कौन सा चालू हुआ? पीरियोडिक टेबल। अब ये पीरियोडिक टेबल से पहले अपने को पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी। क्या बोला, जल्दी बताओ? पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी। अब पीरियोडिक टेबल क्या होती है पहले मैं बना रहा हूं, फिर याद करेंगे। ये आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है? इसको बोला जाता है आपका फर्स्ट ए, इसको बोला जाता है आपका सेकंड ए, इसको बोला जाता है आपका थर्ड ए, इसको फोर्थ ए, फिफ्थ, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, जीरो ग्रुप। इसको बोला जाता है आपका थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी,
7th बी, 8th, 1st बी, 2nd बी। ठीक है, ये जो होता है वो होता है एस ब्लॉक। यहां से यहां तक होता है आपका डी ब्लॉक। यहां से यहां तक होता है आपका पी ब्लॉक। ठीक है, अब इनका एटॉमिक नंबर की बात करें 1, 3, ये जो मैंने लिखे आपको ये होते हैं मैजिक नंबर्स 2, 8, 8 मैजिक नंबर्स। इनको क्या कहते हैं जल्दी बताओ? मैजिक नंबर्स। ये मैजिक नंबर क्या काम करते हैं? ये मैजिक नंबर ये काम करते हैं कि अगर आप इनको ऐड कर दो एटॉमिक नंबर में, जैसे मान लो इसके अंदर 1 एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का था, इसमें ऐड करो 2 तो ये 3 बन जाएगा। 3 में 8 करो तो 11, 11 में 8 करो तो 19, 19 में 18 करो तो 37, 37 में 18 करो तो 55, 55 में 32 करोगे तो 87। पीरियोडिक टेबल जो थी वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनी हुई है। क्या बोला मैंने बताओ? पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनी हुई है। क्या बोला जल्दी बताओ? पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनी हुई है। तो इसका मतलब समझे अब आप? अगर आपने यहां का एटॉमिक नंबर निकाल लिया तो बाकी सबके आ जाएंगे। जैसे इसका 3 है, 4, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। ठीक है, यहां से भी वही चल रहा है। 37 के बाद 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। यहां से 55 के बाद 56, 57। लेकिन अब यहां से चेंज आएगा कुछ। ये क्या थे? मैजिक नंबर। में इनको मिटा रहा हूं, है ना। यहां से चेंज क्या आएगा देखो, ठीक है। देखो अब क्या चेंज आया कि ये 56, 57 था, ये 58 नहीं होगा, ये 57 के बीच में यहां पर 58 से लेके 71 तक एफ ब्लॉक एलिमेंट भी आते हैं। तो ये कितना होगा अब? 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। इसी तरह से यहां पर भी देखो 88, 89, 89 के बाद क्या आएगा? 87, 88, 89। अब 89 के बाद ये 90 और ये 103, तो यानी ये कितना होगा? 104। ये कितना होगा? 105। अब जो भी इसके नीचे आएगा वो 106, ऐसे करते करते जाएगा। यानी इसके नीचे जो आएगा वो क्या होगा? 106। इसके नीचे 108। ये एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो पीरियोडिक टेबल है। क्लियर सबको? क्लियर? अब इसको लर्न करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अगर आपको पीरियोडिक टेबल पढ़नी है और पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो सेकंड चैप्टर आ रहा है वो पढ़ना है तो आपको ये सब याद होना चाहिए। अगर ये सब याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? अगर आपको ये सब याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, केमिस्ट्री के अंदर तो स्पेशली, क्योंकि बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्या बोला मैंने? बताओ। बिना इसके आप आगे
नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले अपने को पता लगा कि ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये आपके पी ब्लॉक है और ये आपका एफ ब्लॉक है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं। पहला एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। दोबारा बोलो, पहला एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक, चलो अब ये जो पीरियोडिक टेबल थी, ये पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और इसको बनाया गया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा एलिमेंट उसी सबशेल का कहलाएगा। अगर यहां पर आपका एस में जा रहा है तो क्या कहलाएगा? वो एस का। पी में जा रहा है तो किसका कहलाएगा? पी ब्लॉक का एलिमेंट का। डी में जा रहा है तो किसका कहलाएगा? डी का। और एफ में जा रहा है तो किसका कहलाएगा? एफ का। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर बनी है ये पीरियोडिक टेबल। किस पर बनी है जल्दी बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बनी है ये पीरियोडिक टेबल। किस पर बनी जल्दी बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। किस पर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बनी है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर सबको? आया ना? अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर बनी हुई है। किस पर बनी हुई जल्दी बताओ? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। किस पर बनी है जल्दी बताओ? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर बनी हुई। देखो जरा ध्यान से, इधर से इधर जा रहे तो बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट। ये भी लिख देता हूं। यहां पर 4 था तो ये क्या होगा? 5, 6, 7। ये क्या होगा? 12, 13। ये देखो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और ये 1 था, ये 2 आ गया। ठीक है? क्लियर? अब इसको सबसे पहले तो इस तरह से फर्स्ट है सेकेंड है आया था, लेकिन बाद में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई उसने इसको डायरेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इस तरह से इनके नाम दे दिए 1 to 18 सीधे के सीधे ही। ठीक है? तो ये 1 to 18 चले गए। आया ना? सिंपल है? आया ना? ठीक। अब इसको याद करने का तरीका, अब देखो तरीके थोड़े से आपको मजाक के तौर पर बनाए गए हैं ताकि आप याद कर सके। थोड़ा फनी है लेकिन आप उस ट्रिक पे ना जाएं। ठीक है? आप इसको लर्न करें, उस पर जाएं। अगर हम एस ब्लॉक के अंदर बात करें, इसको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। फर्स्ट है कि जो एलिमेंट है उनको क्या कहता है? अल्कली मेटल्स। अब इनके देखिए हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम से चालू होते हैं वो अल्कली मेटल। हाइड्रोजन की पोजीशन अभी डिस्प्यूटेड है, इसलिए इसको कहीं भी रख सकते हैं। इसको यहां भी रख सकते हैं और हेलोजन में भी रख सकते हैं। तो मैंने अभी इसको यहीं रख दिया है। आपने पीरियोडिक टेबल में भी यहीं मिलेगा देखना, लेकिन पोजीशन फिक्स नहीं है। तो इसको याद करने का तरीका, हे ली ना की रब से फरियाद। क्या की पॉइंट है इसका जल्दी बताओ? हे ली ना की रब से फरियाद। क्या ट्रिक है जल्दी बताओ इसकी? हे ली ना की रब से फरियाद। नोट कर लो इसको, आपको दिक्कत आ रही तो जल्दी से। हे ली ना की रब से फरियाद। ठीक है? अब यहां से चलते हैं, इसका की पॉइंट देखना। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। क्या है? बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। ठीक है? अब तुम बोल रहे हो बाबूजी शादी कराओ, हमारी तो मतलब सुंदर कन्या चाहिए। बाबूजी रोने लग गए, बोला साला अभी तो पढ़ा रहा, IIT हुआ नहीं तो शादी करा, तेरी सुंदर कन्या भी ले आए। कहां से लाए? दे। समझ गए? तो ये वही हो रहा है अभी। ठीक? बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। ठीक? अब इधर आओ, यहां से चलो।
कन्या सुंदर तो मांग ली, शादी भी करा दी बाबूजी ने, चलो ठीक है, चलो बच्चा क्या करे, जिद्दी तो पूरी करेंगे, ठीक। अब बाबूजी से आप क्या मांग रहे हो जरा देखिएगा। अब बाबूजी से बोल रहे, बाबूजी स्कूटर यामा लाओ एसी। बोले बाबूजी क्या बात कर रहे हो, स्कूटर यामा लाओ एसी, हम कब पैदल घुमाएंगे है, हम ऐसे घुमाते रहेंगे पैदलवा, अरे हमको चाहिए स्कूटर, या स्कूटर नहीं ला सकते तो क्या लाओ, यामा। और गर्मी कितना पड़ता है आपको दिखाई नहीं देता है, इतना गर्मी में कैसे रहेंगे, एसी भी चाहिए। तो क्या बोल दिए बाबूजी से तुम, स्कूटर यामा लाओ एसी, स्कूटर यामा लाओ एसी। बाबूजी दे धनाधन कनपटिया पे दिया खींच के, कि साला तुमको ऐसी चाहिए, इधर आओ ऐसी देते हैं, तुम्हारा ऐसी और तैसी दोनों करते हैं। गुस्सा आ गया तुमको, गुस्सा में तुम बोल दिए साले, क्या बोल रहे हो, देखो बाबूजी से, तिजोरी हाफ क्यों, क्या बोल दिया बाबूजी से तुम, तिजोरी हाफ क्यों, इतना पैसा आता था साला कहाँ रख दिए हो तुम, तिजोरी पूरा खाली कर दिए हैं बाबूजी, हमारा हक का भी पैसा था, प्रॉपर्टी में हिस्सा दीजिए हमको, आधा पैसा लेंगे आपसे। तो क्या बोल रहे हो आप, तिजोरी हाफ क्यों। झगड़ा हो गया पिताजी और बेटे में। अब क्या हुआ, बगल से बुलाया पड़ोसी को, पड़ोसी आकर समझा रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज करने को बोलते हैं निभाना। क्या बोलते हैं, निभाना। तो विवेक निभाता है, विवेक निभाता है, कॉम्प्रोमाइज कराता है, ठीक है। विवेक निभाता है होने के बाद विवेक ने कहा कि काम करो, तुम कार ले लो, कार लोगे तो क्या होगा, बचुआ भी घुमा लेगा और तुम भी जो बाबूजी ऑफिस चले जाओगे कभी गाड़ी से, तो अच्छा लगेगा तुमको भी। तो बाबूजी मान गए, ठीक है, ठो कार ले लेते हैं, ठो कार ले लिए। अब जब कार ले लिए तो कार के अंदर जो मिरर होता है वहां लटकाते हैं कुछ कुछ, अपन याद करिए। बाबूजी तो इच्छा थी कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और तुम साला बोल रहा कटरीना कैफ लगाएंगे हम, तो फिर झगड़ा हो गया। किस बात को लेकर, कार में टांग, टांग मतलब हैंग करना, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखें, कार में टांग, ठीक है। अब बाबूजी बोले शादी तो कर लिए, साले बहुरिया का नाम तो बताइए क्या है। तो बहुरिया का नाम क्या है, मैग्नीज, ठीक है। क्या नाम है बहुरिया का, मैग्नीज। बहुरिया मतलब बहू का वे। अब हम पूछे क्या करती है, तो देखिए मैग्नीज टेक्नीशियन रही, हम क्या बोल दे, तुम्हारी बहुरिया टेक्नीशियन रही, बहुत टेक्नीशियन है, बहुत काम करती है, मैग्नीज टेक्नीशियन रही। अब तुम्हारा झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया किससे, साली से, साली का नाम था रुथी, क्या नाम था, रुथी औस्मी, ठीक है। तो फिर क्या बात हुआ, फिर रुथी औस्मी, झगड़ा होते औस्मी जो है वो रूठ गई। क्या नाम है तुम्हारी साली का, जरा बताओ, औस्मी। फिर रूठी औस्मी, औस्मी भाग करके सड़क पे चली गई। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्यों रोड पर आई, क्या बोल रहे हैं, क्यों रोड पर आई। अब जब हम रोड पर गए तो बगल में जो है पड़ोसी दिख गए। अब पड़ोसी दिखते क्या दिखाई दिया हमको, जरा देखिए तो, नई पड़ोसन पटना की, क्या दिखाई दिया, नई पड़ोसन पटना की। देखो बहुरिया के चक्कर में कहां पहुंच गए साले तुम। नई पड़ोसन पटना की देख करके हमसे बोला जाइए आगे जाइए। हम बोले काहे आगे जाए भाई, क्यों आगे जाऊं, क्यों आगे आऊं, ठीक है। दोबारा से सुनेंगे अब सारा। स्कूटर यामा लाओ एसी, क्या बोला जल्दी बताओ, स्कूटर यामा लाओ एसी, तिजोरी हाफ क्यों, विवेक निभाता है, कार में टांग, मैग्नीज टेक्नीशियन रही, फिर रूथी औस्मी, क्यों रोड पर आई, नई पड़ोसन पटना की, क्यों आगे आऊं। शादी हो गया तुम्हारा साले। अब शादी के बाद क्या होता है जरा देखो, जिंदगी कबाड़ हो गई, कबाड़ कैडमियम, जिंदगी जिंक, तो क्या बोलोगे, जिंदगी कबाड़ हो गई, जिंदगी कबाड़ हो गई। अब कबाड़ हो गई कैसे, जरा देखो, बहुरिया भेज दी सब्जी लाने। अब सब्जी लेने गए हैं, का लाए हैं सब्जी में, देखिए जरा, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। का लाए हो, बैंगन, आलू,
गाजर इन थैला, बैंगन गाजर इन थैला। अब हम पूछ ले कि कौन घूम रहा है भाई, तो देखिए आपका नाम पड़ गया काशी जी का सन प्लम्बर। तुम्हारा नाम काशी जी हो गया, थोड़ा बुजुर्ग होते जा रहे हो, अब शादी के इफेक्ट भी दिख गए हैं, ठीक है। तो काशी जी का सन प्लम्बर, प्लम्बर समझते हो ना, प्लम्बिंग करने वाला, तो काशी जी का सन प्लम्बर। फिर इधर आओ, मैच देख रहे थे बैठ करके, सारा दिमाग खराब हो गया सुन के, बताओ क्या, कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, सब साला मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है, हर दिन आए दिन न्यूज आता है। क्या न्यूज है, कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। क्या, जल्दी बताओ, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ठीक है। इधर आओ, बचवा को भेजे हम कि जाओ एग्जाम में तुमरा पढ़ लिया अब थोड़ा सा, तो एग्जाम में बचवा जाके क्या कर रहा है जरा देखिए। बच्चे को सजेशन मिल रहा है, ओ स्टाइल से टी पो, क्या आया, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो, क्योंकि जिसका तुम चीटिंग कर रहा था वो पकड़ा जाता तुम्हारे चक्कर में, तो ओ स्टाइल से टीपो, क्लियर। अब फिर कल बाहर आई आंटी, बाबूजी को जाके बता रहे हो तुम, नहीं पड़ोसन पटना की थी ना, तो फिर से क्या हुआ, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, क्लियर। तो फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। और ये नोबल गैसें हैं तो वैसे ही याद हो जाती, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इनको कहते हैं नोबल गैसेस। क्या कहते हैं इनको, नोबल गैसेस, क्या कहते हैं इनको, नोबल गैसेस, ठीक है। तो ये नोबल गैसेस आपके पास हो गई, आया ना, क्लियर, बोलो। आया ना। ये आपको पूरी पीरियोडिक टेबल अगली क्लास में लर्न करके लानी है, क्योंकि अगर ये लर्न नहीं हुआ तो मैं आगे नहीं पढ़ा सकता, और आगे की सारी कहानी इसी से जुड़ी हुई है। तो मैंने अभी आपको जो बोला उसको आराम से आप धीरे धीरे लिखेंगे, लिखने के बाद आज लर्न करेंगे। दो चीजें लर्न करके आनी है आपको, एक तो ये, और एक अभी आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोले थे वो, ये दोनों आपके होने के बाद आपका इस पूरे चैप्टर में कोई सवाल गलत नहीं होगा। जो आपका एक सपना रहता है ना IIT JEE में सारे सवाल सही करें, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे सवाल करें, नीट में सारे सही सवाल करें, और केमिस्ट्री ओलंपियाड में सारे सही सवाल करें, तो सब में आपका सपना पूरा होगा। कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे गलत हो जाए। लेकिन यहां अगर लापरवाही कर दी, छोटी छोटी बातें, हम क्या बहुत कैजुअल हो जाता है, ये तो याद है, हम क्रॉस चेक नहीं करते, तो वो क्रॉस चेक करना है आपको, ठीक है। क्योंकि आज इससे ज्यादा पढ़ाएंगे तो कचरा हो जाएगा अभी, ठीक है ना। इसको लर्न करके आएंगे फिर आगे बात करेंगे, ठीक है, ताकि आपको आगे की चीजें समझ में आए, ठीक। थैंक यू।